Okay, students, all of you switch on your camera. कैमरा बंद रहा तो I'll remove you from the meeting. ठीक है, कैमरा ऑन होना जरूरी है. Keep your camera on. We are starting with new chapter, that is human excretion. ठीक है, excretory system आपके 11th के टेक्स्ट बुक में है ये चैप्टर. So that chapter I'm starting right now. Okay, chapter basics पहले cover करेंगे and then we will go into the actual textbook का content. ठीक है. Yes. तो ये कौन है जो स्क्रीन पे लिख रहा है? बहुत मजा आ रहा है लिखने में. अब लिख लिया, अब मत लिखना कि तेरा नाम आ जाएगा लिखते वक्त. ठीक है, मुझे दिखेगा कौन है, तो फिर नाम आ जाएगा तो ऑफलाइन चालू होगा तो मिलेंगे हम तो. ओके, लेट अस स्टार्ट. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम में there are two things which we should know. Exactly, दो चीजें हमको पता होनी चाहिए. सबसे पहली चीज है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. इन दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, सो एक्सक्रीशन मीन्स व्हाट? वी हैव टू एलिमिनेट अनवांटेड थिंग्स. ओके, इट मीन्स वी आर एलिमिनेटिंग अनवांटेड थिंग्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन. Elimination, eliminate or throwing out unwanted or toxic things. See, if I say unwanted, that means body को इसका काम नहीं है. For example, if I say in diabetes people, glucose level is very high in blood. Correct है, blood में high glucose level है, और इतना high glucose level डायबिटीज के पेशेंट के ब्लड में ऑलरेडी इतना ग्लूकोज है कि अब और एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसके लिए क्या हो जाएगा? अनवांटेड. कैन आई से इट वुड बी टॉक्सिक? नॉट रियली. ग्लूकोज इज नॉट अ पॉइजन, बट उस पर्सन के केस में ग्लूकोज को, उसके लिए अब ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, तो उसको ग्लूकोज नहीं चाहिए. Therefore, for him, glucose would be something which is unwanted, right? And then when I say toxic, toxic मतलब क्या? Nitrogenous waste products are toxic. आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म की वजह से there are many nitrogenous waste products which are formed, and these waste products are nothing but toxic in nature. They can be harmful for your cells, harmful for your body. ठीक है, सो ऐसे चीजों को हम बोलेंगे टॉक्सिक मटेरियल. ओके, टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्मो रेगुलेशन. तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या? ऑस्मो रेगुलेशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना. तो इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. मतलब क्या? Na+ का बैलेंस चेक करना आपके बॉडी में, K+ का बैलेंस चेक करना, उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना. So I'll write water and electrolyte balance. Water and electrolyte balance. Is this simple? समझ में आया? So excretion एक word है, osmoregulation is another term altogether. Osmoregulation मतलब मेरे बॉडी में Na+, K+, Cl-, HCO3- ये सब जो आयंस होते हैं, ठीक है, इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना, और उनके बहाने, उनके हेल्प से वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का वॉल्यूम बॉडी के अंदर मेंटेन करना. दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, or things which are toxic or unwanted for me, if I have to throw out those things, that would be excretion. Is this part clear, students? ये चैप्टर का नाम है. पहले चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं ना, चैप्टर क्या है. Still many of you have not switched on your camera. You want me to remove you immediately from the meeting? अब मैं दूसरी बार रिपीट नहीं करूंगा ये. जिसने भी कैमरा ऑन नहीं किया, इमीडिएटली रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग. महमूद, कैमरा ऑन करके बैठना. अंडरस्टूड? कैमरा बंद किया तो मीटिंग से बाहर जाएगा. नेटवर्क इशू है तो बेटर है फिर मत सुनिए लेक्चर, रिकॉर्डिंग देख लेना. सर ये चैप्टर पे फर्स्ट लेक्चर है. ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है. यस, ओके, ठीक है. सो एक्सक्रीशन वर्ड का मुझे मतलब समझ में आ गया. ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड का मुझे मतलब समझ में आ गया. नेक्स्ट आई गो टू दी नेक्स्ट पार्ट विच इज स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पार्ट क्या है? पहले इसका मैं एक इमेज लेता हूँ आपको सेव करके. आई विल पुट इट इन द ग्रुप. ठीक है,
जो भी मैं लिख रहा हूँ, आई विल शेयर द इमेजेस इन द ग्रुप. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट, एक्सक्रीशन ऑस्मोटिवेशन डन. नाउ जो मेन पार्ट है आपके चैप्टर का, उस पे मैं आता हूं. आपके बॉडी के अंदर, इन आवर बॉडी, ठीक है, सो आई विल राइट इन बॉडी देयर आर nitrogenous waste products which are formed. Nitrogenous waste products formed during, कब बनते हैं nitrogenous waste products? कब बनते हैं स्टूडेंट्स? during metabolism. ठीक है, so in body of living organisms, in body of living organisms we are into animals. students, animals की बातें अपन कर रहे हैं. इन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में इन बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं. कब फॉर्म होते हैं? मेटाबॉलिज्म के वक्त, व्हेन मेटाबॉलिज्म इज गोइंग ऑन. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई खाना खाया, आपने ग्लूकोज खाया, आपने लिपिड खाया, आपने प्रोटीन्स कंज्यूम किया, तो इन चीजों को ब्रेक किया जाएगा. करेक्ट है? इन चीजों को बॉडी के अंदर जाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाएगा. दैट इज नथिंग बट मेटाबॉलिज्म. That is nothing but biotransformation. बिकॉज बायो में वर्ड यूज कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर हो रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज कर रहे हैं. तो आपका बॉडी, आपने जो भी चीजें खाई उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में चेंज करता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है. दैट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट इज नथिंग बट मेटाबॉलिज्म. तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें तोड़ दी जाती. ओके, तो जब हम कुछ चीजें तोड़ते हैं, स्पेशली सेल के न्यूक्लिक एसिड्स या प्रोटीन्स, इन दोनों पे अगर मैं फोकस करूं, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, इन दोनों पे अगर मैं फोकस करूं, तो इनके ब्रेक होने के बाद वी गेट नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड दिस इज वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर योर बॉडी. ओके, वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर योर बॉडी. सो आई राइट ओवर हियर, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ये बन जाते हैं एंड दे आर वेरी टॉक्सिक, है ना. ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं हमारे बॉडी के लिए, वेरी वेरी टॉक्सिक. सो डू यू थिंक अगर टॉक्सिक है तो हमको इसको इमीडिएटली रिमूव कर देना चाहिए? बताओ मुझे. अगर टॉक्सिक है तो हमको इमीडिएटली इसको रिमूव कर देना चाहिए. Yes, अगर sir. आपके, जैसे आपके घर में आपने खाना बना दिया, रात को कुछ मस्त सा खाना बना, अगले दिन सुबह, अगले दिन दोपहर, अगले दिन शाम तक अगर वो खाना बचा हुआ है तो वो खाना खराब होना ही होना है. खाना खराब हो गया तो खाना खराब होने के बाद आपकी मम्मी क्या करती है? डेफिनेटली उसको पैक करके शी विल थ्रो इट अवे, राइट है. उसको वैसे ही ओपन करके रखते नहीं है, बिकॉज देन इट विल स्टार्ट, मतलब पासिंग आउट स्मेल व्हिच इज वेरी वेरी बैड. सो दैट इज क्वाइट अनहाइजीनिक, एंड हेंस व्हाट वी डू इज वी इमीडिएटली एलिमिनेट दैट फूड. सिमिलरली आपका बॉडी भी करता है. आपका बॉडी अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बन गए हैं, बाप रे, इसको तो इमीडिएटली हमको फेंकना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी टॉक्सिक. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इसको हम फेंकेंगे कैसे. करेक्ट है? हाउ आर वी गोइंग टू एलिमिनेट दीज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स? सो पहला ऑप्शन मेरे पास बचता है, पहला ऑप्शन मेरा मेन ऑप्शन जो मेरा बनता है, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट को, nitrogenous waste is excreted in the form of ammonia, excreted in the form of ammonia, excreted in the form of ammonia. Now अमोनिया के फॉर्म में अगर मुझे मेरे नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्रेक करना है, एक्सक्रीट करना है, तो यू आर गोइंग टू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. हमको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी. Okay, so all those living organisms जिनके पास भरपूर पानी है, all those living organisms which have sufficient amount of water, they can perform this excretion. वो क्या बोलेंगे? हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देंगे. Why? Because we have plenty of water, and that is present with the aquatic organisms. Correct है students? Right है? बताओ मुझे. तो इसका एग्जांपल मैं इजीली दे दूं. aquatic organisms, so I'll write fishes over here, है ना. सिंपल है. जो फिश है उनके बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है? अमोनिया के फॉर्म में. ठीक है, आप लोग कुछ भी लिखो मत, कैफ मत लिख. मैं ये जो भी लिख रहा हूँ ना, इसका इमेज मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं तुझे ग्रुप पे डाल दूंगा. ठीक है, आफ्टर लेक्चर. इफ यू वांट पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके ग्रुप पे डाल दूंगा. ठीक है, इमेजेस भी नहीं, पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा. तो एज इट इज वहां से आप लोग बाद में नोट्स बनाओ बैठ के आराम से. अभी खाली समझ लो और मेरे साथ साथ रिपीट करो, सो दैट आपको ये चैप्टर अभी इसी लेक्चर में आ जाना चाहिए जितना भी मैंने सिखाया. और यू शुड बी एबल टू रिसाइट एंटायर चैप्टर. पूरा चैप्टर आप बोल सको एट द एंड ऑफ लेक्चर. वो मेन ऑब्जेक्टिव है. ओके, सो पॉइंट नंबर 1,
Excretion मतलब throwing out unwanted or toxic material out of our body. Point number 2, osmoregulation मतलब क्या? Maintaining the concentration, required concentration of electrolytes and water. दोनों चीजें आपको बोलनी पड़ेंगी, करेक्ट है? रिपीट करता हूँ. What is excretion? Throwing out or eliminating toxic or unwanted materials from the body, that is excretion. Point number 2, osmoregulation मतलब क्या? Maintaining the concentration of electrolytes and water in your body, that is osmoregulation. समझ में आ गया? सिंपल है. दिस इज एक्सक्रीशन ऑफ, हमने डेफिनेशन दे दिया. देन हमने क्या प्रॉब्लम बताई? हमने बोला एक्सक्रीशन करना ही क्यों है? तो हमने बोला ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. अब इन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम किस फॉर्म में एलिमिनेट करें, वो बड़ा क्वेश्चन है. तो फिशेस ने क्या बोला? इन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को वी कैन एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर विद अस. अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? फिशेस ने क्या बोला? aquatic organisms क्या बोला? we can excrete nitrogenous waste products in the form of ammonia because we have plenty of water. Hence हमने इन animals को बोल दिया because they can excrete nitrogenous waste products in the form of ammonia. Therefore हमने इनको बोल दिया कौन सा animal? अमोनोटेलिक animals. कौन सा animals इनको हमने नाम दे दिया? Ammoniotelic animals. So the animals which can excrete nitrogenous waste products in the form of ammonia are known as Ammoniotelic animals. Ammoniotelic animals. Very good. Ammoniotelic animals. Correct है. And this process, ये प्रोसेस जिसमें अमोनिया एक्सक्रीट होता है उसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिज्म. सो आई विल राइट ओवर हियर दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटेलिज्म. ठीक है, ये मैं जाके यहाँ लिख देता हूँ. सो प्रोसेस का नाम क्या होगा? प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच, ये देखो ऊपर से टॉप से देखो, द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. पूरा मैंने स्क्रीन पे लिखा है. The process in which nitrogenous waste products excreted in the form of ammonia, that process is known as अमोनोटेलिज्म. ठीक है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? अमोनोटेलिज्म. एनिमल को क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक. एनिमल को क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक. प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिज्म. यहाँ तक समझा सबको? Is this clear till here, students? Yes, sir. Okay, let us go a step further. एक स्टेप और आगे चलते हैं ना. दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो हमको पता चलता है कि certain animals like us, human beings क्या बोलते हैं? Human beings बोलते हैं यार इतना तो हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करें? हमारे पास फिशेस के इतना पानी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास तो लिमिटेड वाटर है. करेक्ट है. सो हम तो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. तो हमने क्या किया? थैंक्स टू लीवर, अपने पास लीवर है ना, तो हमने लीवर को रिक्वेस्ट किया कि लीवर कैन यू प्लीज कन्वर्ट अमोनिया इनटू समथिंग व्हिच इज लेस टॉक्सिक. है ना. देखो आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इमीडिएटली फेंकना चाहते हैं. मतलब जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कॉकरोच मार दिया, सपोज श्रेया ने कॉकरोच मार दिया अपने घर में, या श्रेया को ऐसे आसपास अपने घर में चूहा दिखा, उसने चूहा को ऐसे पकड़ के मार दिया उसको, तो वो चूहा को मार के डस्टबिन में डाल के बैठ जाएगी क्या? या चूहा को इमीडिएटली बाहर जाके फेंक के आएगी, इसको फेंक के आओ यार ये तो बहुत स्मेल करेगा. सो अमोनिया इज लाइक दैट, आपको इमीडिएटली फेंकना पड़ेगा. बट अगर घर में सपोज अपने पेंसिल शार्पन किया, श्रेया ने पेंसिल शार्पन किया और वो जो कचरा मिला जो अपन ऐसे नॉर्मली ऐसे फेंक देते हैं, कोई देख नहीं रहा तो फेंक दो, मैंने नहीं किया, मेरा नहीं है, या अपन किसी बैग में डाल देते हैं, किसी कंपास में डाल देते हैं, ये सब जो अपन काम करते थे, तो वो कैसा है? अभी वो ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो कुछ देर तक अपन घर में रख सकते हैं ना, कल फेंक दिया जाए, क्या उसमें इश्यू नहीं है ना. वैसा कुछ हम चाहते हैं. ह्यूमन बॉडी बोलता है कि अमोनिया तो मैं एक्सक्रीट कर नहीं सकता, तो लीवर को रिक्वेस्ट करता है, लीवर कैन यू प्लीज कन्वर्ट अमोनिया इनटू समथिंग लेस टॉक्सिक. अमोनिया किसी और फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं क्या जो लेस टॉक्सिक हो? लीवर ने बोला कि श्योरली आई कैन डू दैट. है ना. सो नाइट्रोजनस वेस्ट जो अमोनिया होता है, दिस अमोनिया is converted into यूरिया. ठीक है, दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया. ये कौन कन्वर्जन करेगा? ये कन्वर्जन कौन करेगा? सो ये कन्वर्जन करेगा लीवर. कौन करेगा कन्वर्जन? लीवर. इसको बोलते हैं यूरिया साइकिल.
ओके, यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया बना दिया जाएगा, एंड ये यूरिया, if this is excreted, when this urea is excreted, then the animal is known as ureotelic animal. Okay, animal को हम बोलते हैं ureotelic animal, and the process is known as ureotelism. ठीक है, process is known as ureotelism. Is this understood? कैफ Yes, समझ sir. में आया? कैफ याद, ध्यान दे, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अगर एनिमल्स के, जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में, मैं एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिख देता हूँ. एग्जांपल में वी कैन कोट ह्यूमन बींग्स. तो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है, हमारे बॉडी में अमोनिया हम एक्सक्रीट कर पाए, इतना ज्यादा वाटर अपने बॉडी में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम लीवर को बोलते हैं, लीवर प्लीज चेंज अमोनिया को प्लीज ट्रांसफॉर्म कर दे इनटू समथिंग विच इज लेस टॉक्सिक, सो दैट हम अपने बॉडी में उसको रखे थोड़ी देर तक, जब हमको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम उसको रिमूव करेंगे. ऐसा हमने बोल दिया लीवर को. तो लीवर ने बोला ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अमोनिया विच इज हाईली टॉक्सिक, आई एम गोइंग टू चेंज अमोनिया, मैं अमोनिया को चेंज करके बना देता हूँ उसको यूरिया. क्या बना दूंगा, यूरिया. एंड यूरिया यू कैन एक्सक्रीट आउट व्हेनेवर यू वांट. सो बिकॉज वी आर एक्सक्रीटिंग यूरिया, तो वी आर नोन एज यूरियोटेलिक एनिमल्स. हमको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स. And the process is known as ureotelism. That process is known as ureotelism. Is this understood? Is this understood? Yes, sir. Okay. तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. नेक्स्ट, अब ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो बोलते हैं कि हम तो यूरिया भी नहीं यार, मुझे तो और कम टॉक्सिक कुछ चाहिए बना के, बिकॉज जितना ह्यूमन बींग्स के बॉडी में जितना वाटर है, हमारे बॉडी में तो उतना भी वाटर नहीं है. ऐसा किसने बोला, बर्ड्स ने बोला. ठीक है, तो बर्ड्स ने क्या बोला, प्लीज हमारे लिए, अगेन लीवर को उसने रिक्वेस्ट किया, लीवर प्लीज हमारे लिए अमोनिया को यूरिया में ना कन्वर्ट करके अमोनिया को किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकता है क्या, विच शुड बी इवन लेसर टॉक्सिक. तो लीवर ने बोला यस आई कैन डू दैट, आई कैन कन्वर्ट योर अमोनिया इनटू लीस्ट टॉक्सिक, दैट इज यूरिक एसिड. मैं क्या बना सकता हूं अमोनिया को, यूरिक एसिड. किसके लिए उसने बोला, ये बर्ड्स के लिए बोला. तो I can say कि birds are known as uricotelic. Am I right? So birds are known as uricotelic animals, and the process is known as, बताओ मुझे प्रोसेस का नाम क्या होगा, Ureotelism. यूरिकोटेलिज्म. ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या होगा, यूरिकोटेलिज्म. आई होप ये सबको समझ में आ रहा है, बिकॉज और कोई भी आंसर नहीं दे रहा है एक्सेप्ट हरदी. बाकी सब मुंडी हिला रहे हैं, पता नहीं उनको समझ में क्या आ रहा है. समझ में आ रहा है? चलो, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, यहाँ तक हमने कर लिया. तो अब हमको ये तीनों एक्सप्लेन करेगी. पहले श्रेया एक्सप्लेन करेगी, फिर श्रेया के बाद कैफ एक्सप्लेन करेगा, फिर धनश्री एक्सप्लेन करेगी. चलो स्टार्ट श्रेया. Nitrogenous waste in the form of ammonia is known as ammonotelism process, process which follow it is known as ammonotelism, and they are known as ammonotelic animals. उसके बाद यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म. Excretion of nitrogenous waste in the form of urea, it is known as ureotelism. Animals who follow this, it is known as ureotelism. यूरियोटेलिक. Ureotelism, and it is known as ureotelic animals. Ureotelism, excretion of nitrogenous waste in the form of uric acid. uric acid. Animals who follow this is known as यूरिकोटेलिक animals, and it is known as ureotelism. ओके, करेक्ट है. नेक्स्ट इज धनश्री. धनश्री बोल. Our nitrogenous base is very highly toxic. Nitrogenous base is excreted in the form of ammonia. In case of when animals have lot of water, so those animals are called ammonotelic animals. And ammonotelic the process is called ammoniotelism.
case of humans, nitrogenous base is excreted in the form of urea. Hmm. Because and the process is called ureotelism. ureotelism, and humans are called ureotelic animals. Very good. In case of birds, because they have less amount of water compared to humans, so it is converted into uric acid, and that process is called uricotelism, and the animals are uricotelic animals. Uricotelic animals. Uricotelic. Shabash, shabash, shabash. Okay, next is Hardi. Yes, sir. जब हमारी बॉडी फूड मेटाबॉलिज्म करते हैं, that time nitrogenous waste is produced and we have to excrete it because it is highly toxic. So there are three ways in which nitrogenous waste is excreted. First, ammonia, same as it. Wait, sir. Ammonia ऐसे के ऐसे ही बाहर चला जाता है in case of fish because there is large amount of water available. तो animals को बोलते हैं aminotelic animals, and the process is called as ammonotelism. Now, जिसके पास water कम amount में available है, वो लोग ammonia, body converts ammonia to urea, and it is then excreted out of the body. The animals are called as ureotelic animals and the process is called as ureotelism. जिसके पास पानी बिल्कुल available नहीं है, that time ammonia converts it into uric acid and then it is excreted out of the body, which is in case of birds, uricotelic animals and uricotelism. जो ammonotelism है वो fish में है, ureotelism है वो human में है, and it is in birds. Uricotelism is in birds. Okay, next is Bhumi. मैं sir. Yes, start. Okay. So the nitrogenous waste is very toxic. So इसको हम लोग को मतलब निकाल देना चाहिए, eliminate कर देना चाहिए. So the nitrogenous waste is first in the form of ammonia. So जिनके पास excess of water रहता है वो eliminate कर देते हैं in the form of ammonia only. So these are aquatic animals. Example is fish. फिर जो nitrogenous waste है वो जिसके पास sufficient water रहता है, मतलब एकदम excess में नहीं होता, वो यूरिया में convert करता है. तो the process is known as ureotelism, and the animals which follow ureotelism is ureotelic animals. Example is humans. फिर जो nitrogenous waste को मतलब जिनके पास lack of water रहता है वो nitrogenous waste को uric acid में convert करता है, and the process is known as uricotelism, and the animals which follow this process is known as uricotelic animals, and example is birds. Next हम क्या करेंगे? We are going to see individual points इनके बारे में. ठीक है, जो भी आपने ये सारे पढ़े उनके बारे में एक एक पॉइंट देखेंगे. तो पॉइंट्स क्या लिखना है मैं वो आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट लिसन टू द पॉइंट्स एंड देन आपको टेक्स्ट बुक में जाके इनके लिए पॉइंट्स निकालने. ठीक है, अंधेरी के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पॉइंट्स निकाले थे, तो इट इज ऑन यू. अगर आपको वो सारे पॉइंट्स वापस रिवाइज कर लेने हैं या फिर से इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑल द पॉइंट्स यू कैन डू दैट. ओके, सो फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, आप अपने पेज को यू हैव टू डिवाइड, आपके बुक के पेज को ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इनफैक्ट 4 पार्ट्स में. ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख दोगे अमोनोटेलिज्म. ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे यूरियोटेलिज्म. ओके, एंड लास्ट वाले में आप लिखोगे यूरिकोटेलिज्म. ओके, देन फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन क्या आएगा? Who will tell me definition of ammonotelism? कैफ बता, अमोनोटेलिज्म का डेफिनेशन बता. सर जिसमें वाटर एक्सेस होता है वही ना? नहीं. एक्वेटिक एनिमल. प्रोसेस ऑफ
excreting nitrogenous waste in the form of ammonia. ठीक है, प्रोसेस ऑफ, सबके सब माइक म्यूट कर लो. प्रोसेस ऑफ excreting nitrogenous waste in the form of ammonia. ठीक है, process of excreting nitrogenous waste in the form of ammonia is known as ammonotelism. अब इस बेसिस पे आप मुझे यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म के डेफिनेशंस फटाफट से लिख के दिखाओ बुक पर. चलो, ऐसा 3 कॉलम ड्रॉ करो. मैंने आपको अमोनोटेलिज्म का डेफिनेशन लिख के दिखाया, आपको यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म का डेफिनेशन अभी लिखना है. जल्दी राइट इट डाउन. Process of excreting nitrogenous waste in the form of ammonia is known as ammonotelism. So you have to know the definition for uriyotelism. तो uriyotelism में क्या आएगा? Process of excreting nitrogenous waste in the form of urea. सिर्फ ये चेंज हो जाएगा. Is known as uriyotelism, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, because ये तो टॉप पे दिया ही है आपने. Then uricotelism के लिए आप क्या लिखोगे? Process of excreting nitrogenous waste in the form of uric acid. Right? Done with the definition part, students? चलो पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे. पॉइंट नंबर 2. Point number 2 will be animals are called. ठीक है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बुलाते हैं वो अब अपन लिखने वाले हैं. Animals which show this type of excretion, तो अपन लिखेंगे animals are called, या पॉइंट नंबर 2 लिखोगे. अब मुझे आंसर दो, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? These animals are known as ammonotelic. Very good. These animals are known as, Jenny बता, these animals are known as, second question mark, यूरियोटेलिक. Very good. The last blank, मानसी बता मुझे. Uricotelic. Okay. So ammonotelic, uriotelic, uricotelic. ठीक है. Okay. थर्ड पॉइंट पे जाए. ये लिख लिया सबने सेकेंड पॉइंट. We'll go to third point now. Third point is toxicity. Toxicity. तो आप ऐसे लिखोगे, देखो आप ऐसे लिखोगे, पहले आप मटेरियल लिखो जो एक्सक्रीट होता है, उस केमिकल का नाम लिखो. यू विल राइट अमोनिया एंड यू विल राइट हाईली टॉक्सिक. ठीक है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक. देन लास्ट ब्लैंक यू विल राइट यूरिक एसिड least toxic. Uric acid least toxic.
Okay, then urea, moderately toxic. Urea is moderately toxic. Done students, third point हो गया सबका? Okay, fourth point पे जाते हैं. इसी के बेसिस पे फोर्थ पॉइंट आएगा. तो आप ये देखो ऐसे करोगे, फोर्थ पॉइंट को यहाँ पे लिख दो नंबर 4, दिस इज नंबर 3, देन नंबर 3 से ऐसे एरो निकालो नीचे 4 के लिए. ठीक है, and then write down over here, hence can be retained in body for dash. ठीक है, ये पूरा आपको इसी ब्लैंक में लिखना है. ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहां तक मैंने स्ट्रेच कर लिया इसको. आपको पूरा यही इसी कॉलम में लिखना है. hence can be retained in body for dash लिख के क्वेश्चन मार्क. दिस इज फोर्थ पॉइंट अपन लिख रहे हैं. पहले मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अमोनोटेलिज्म यूरियोटेलिज्म तक मैं चला गया. आपको उसी कॉलम में कंप्लीट करना है. ठीक है, hence can be retained in body for dash, can be retained in body for dash. लिख लिया सबने? सर हम लोग ने ऑलरेडी लिखा है. हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. सृष्टि, मॉर्निंग बैच में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया. I don't know if you were there in the lecture. Photosynthesis is over already. This is new chapter now. ठीक है सृष्टि? Okay students, अभी इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? Hence can be retained for Less duration. yes, तो अमोनिया केस में आप लिखेंगे least duration. इसमें least duration मतलब अमोनिया हमको as soon as possible बॉडी के बाहर निकाल देना. Because it is highly toxic, therefore it can be retained for least duration or should be thrown as soon as possible, है ना. Then ये वाला जो least toxic है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? longest duration. कंपेयर किया तो तीनों केसेस को, तो ये longest duration तक we can retain it in the body. Living organisms can retain it in the body. यूरिया के लिए we will write for moderate duration. ठीक है, for यूरिया के लिए I will write for moderate duration. So urea can be retained in body for moderate duration of time. Done students, fourth point हो गया. You have to reply to me. इधर हैंड रेस कर दो या हाँ बोलो. अंधेरी के बच्चे नहीं करेंगे तो चलेगा, बिकॉज अंधेरी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये लिख लिया है. कांदीवली वाले एटलीस्ट हाँ ना बोल दिया करो. हाँ, वेरी गुड. ओके, I'll go to the fifth point. फिफ्थ पॉइंट पे जाते हैं. सो फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है स्टूडेंट्स, वाटर नीडेड फॉर एलिमिनेशन ऑफ 1 gram. Water needed for elimination of 1 gram. ठीक है, water needed for elimination of 1 gram. Water needed for elimination of 1 gram. So for eliminating 1 gram of ammonia, ammonotelic animals will need 300 to 500 ml of water. 300 to 500 ml of water. Okay, for excreting ammonia, ammonotelic animals will need 300 to 500 ml of water per gram. ठीक है, now 500 divided by 10 क्या आता है आंसर?
50. वेरी गुड। श्रेया समझा तुझे कैसे आया? 500 डिवाइडेड बाय 10 कैसे आया, समझा कि नहीं? समझा श्रेया, ओके। 500 डिवाइडेड बाय 10 is 50. Very good. So amount of water needed to excrete 1 gram of urea is around 50 ml. Okay, amount of water needed to excrete 1 gram of urea is around 50 ml. And then फिर से आप divide by 10 करो तो यहाँ आ जाओगे 5 ml पे, है ना? तो amount of water needed to excrete uric acid, 1 gram of uric acid would be 5 ml. This is understood. divide by 10 करते जाने का, divide by 10 करते जाने का, and then आपको इसमें कुछ values हमको डालने मिलेंगे, ऐड करने मिलेंगे. For example, लास्ट वाले में now we will add 5 to 10 ml इस तरह से. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपने एक लोअर लिमिट दे दिया और यहाँ आपने एक अपर लिमिट दे दिया. सो आपको याद रखने के लिए वैल्यूज जो याद रखने वो कैसे याद रखने हैं, ये सीक्वेंस में 500 देन 50 देन 5, देन इसका एक लोअर लिमिट और इसका एक अपर लिमिट. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, राइट? पॉइंट नंबर 6. तो पॉइंट नंबर 6 आप लिखोगे पाथवे. पाथवे फॉर कन्वर्जन. पाथवे फॉर कन्वर्जन. पाथवे फॉर कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, ऐसे लिख दो इसको, पाथवे फॉर कन्वर्जन ऑफ अमोनिया. तो फर्स्ट केस में तो ब्लैंक आएगा, मतलब हमको तो अमोनिया फर्स्ट केस में तो वी आर एक्सट्रैक्टिंग अमोनिया एज इट इज, so we don't have to convert it, hence there won't be any pathway for ammotelic animals. Correct, students? Are you understanding this? Yes, sir. Ammotelic animals को अमोनिया को कन्वर्ट करना ही नहीं है, they are just going to excrete ammonia in the form of ammonia itself. So nitrogenous waste products को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर डालेंगे ammotelic animals in the process known as ammotelism. Ureotelic animals will have to perform a pathway to convert ammonia into something least toxic or lesser toxic, and that pathway is you have to write ornithine pathway or urea cycle. So ornithine cycle बोलूं या urea cycle बोलूं, समझ में आएगा? ornithine cycle मेरे लिए क्या काम करेगा? Ornithine cycle क्या काम करेगा हमारे लिए स्टूडेंट्स? इट इज गोइंग टू कन्वर्ट अमोनिया Into urea. यूरिया. परफेक्ट है, इट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया. ठीक है, सो इफ यू वांट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो NH3, देन आप ऐसे एरो दे दो एंड देन आप लिख दो नीचे यूरिया, और ये कन्वर्जन कौन कर रहा है? ऑर्निथाइन साइकिल या यूरिया साइकिल. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. Okay, then uric acid में चल जाता हूं मैं. यूरिकोटेलिक एनिमल्स will perform which pathway? यूरिकोटेलिक एनिमल्स कौन सा पाथवे परफॉर्म करेंगे? तो आपके टेक्स्ट बुक में आप जाओगे पेज नंबर, ये देखो ये सब चीजें कहाँ लिखी हैं, पेज नंबर 175. पेज नंबर 175 पे you can find all these names. Okay, inosinic pathway, inosinic pathway. ठीक है, सो अगर मैं आपको पूछूं inosinic pathway converts ammonia into dash, तो आंसर वुड बी यूरिक एसिड. करेक्ट, अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम किसका है? कौन से साइकिल का है या कौन से पाथवे का है? आइनोसिनिक पाथवे. आइनोसिनिक पाथवे. क्लियर? गो टू पेज नंबर 175 एंड राइट डाउन द एग्जांपल्स क्विकली. तीनों प्रोसेस के एग्जांपल्स लिख लो फटाफट से आके पेज नंबर 175 पे, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 175. फटाफट से एग्जांपल्स नोट डाउन करो. विल प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक. आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. यहाँ तक सब समझ में आया सबको? प्लीज कंफर्म. Yes, sir. नेम सब क्लियर है?
Okay, chalo. Now I'll start removing people who have not switched on. Who's Kritika? Switch on your camera. Bhumi Naik. Remove. Kev. Remove. और कौन है? ऋषिता, ऋषिका, switch on your camera. Sanskruti Shelar. Last warning, Sanskruti. Switch on your camera, otherwise I'll remove you. Sanskruti, can you hear me? Shushti Panchal, switch on your camera, or else I'll remove you. Vaishnav, switch on your camera. Vaishnav. Okay, chalo, bye bye Vaishnav. Shushti Panchal, can you hear me? Please message if you are there in the lecture, Shushti. Shushti Panchal. Sir, I'm there. I'm just adjusting my camera. Okay. अभी और कोई है जो बिना कैमरा के ऑन किए बैठा है? फिलहाल कोई भी नहीं है. अब सबके मैसेज शुरू होंगे. I was there, I was switching on, I had network issues. आपने निकाल दिया मुझे. Okay. ठीक है. तो अब तक हमने जो भी किया है वो फटाफट से रिवाइज कर लेंगे. ओके, एक बार चेक कर लो आपने क्या क्या लिखा है अब तक. Just go through it once. So हमने चैप्टर स्टार्ट किया by defining what is excretion, what is osmoregulation. Then we went into modes of excretion, which is ammonotelism, ureotelism, uricotelism. That is all we have done up till now. जल्दी से रिवाइज करो एंड आपको ओरली मुझे बोल के दिखाना है, ठीक है? वीर बोलेगा सबसे पहले एंड देन प्रेम बोलेगा. सारे पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स जल्दी रिवाइज कर ले. सर ये जो टेबल बना है ये बोलना है या फिर जैसे आपने सिखाया वो तीनों वो बोलना है? जैसे मैंने सिखाया पहले वो बोलना है, देन इस टेबल के पॉइंट्स बोलने. ठीक है? जैसे आपने सिखाया मतलब जैसे मैंने सिखाया जब तू प्रेजेंट नहीं था, तू लेट ज्वाइन किया ना. हाँ, ये क्लास कॉलेज का प्रैक्टिकल था. ओह यस, ठीक है, कोई बात नहीं. तो कैंसिल. मैं पहले प्रेम को बोलता हूँ, वो रिवाइज करेगा, देन फिर तू उसको सुन के यू कैन रिवाइज. एंड देन कांदिवली स्टूडेंट्स कौन कौन है? कांदिवली, ऋषिता. हाँ, ऋषिता इज रेडी. सृष्टि इज आल्सो रेडी. सर अपने ये चैप्टर ये लेक्चर में स्टार्ट किया. हाँ, अभी स्टार्ट किया. तो हम लोग लेट ज्वाइन हुए हैं. कब ज्वाइन हुए तुम मैंने लोग? भी लेट ज्वाइन किया था. हम लोग के 140 बैच में लेट भेजा था लिंक. मैंने ही भेजा था ना लिंक. नहीं, सुलोचना मैम ने भेजा शायद. कौन से ग्रुप में हो तुम लोग? मॉर्निंग. बैच 1 मॉर्निंग बैच. ओके, कोई बात नहीं. अभी ये 2 स्टूडेंट्स रिवाइज करेंगे, तुम लोग सुन लो इनको एंड देन तुमको जो भी समझ में आए यू कैन रिवाइज. ठीक है? उसके बाद मैं भी आई विल रिवाइज वंस. अभी मैं एक बार रिवाइज करता हूँ स्टार्ट टू एंड, देन दे विल स्टार्ट, देन इवन यू पीपल विल हैव टू स्पीक आउट. ओके, सो हमने स्टार्ट किया एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन टॉपिक. एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज एलिमिनेशन ऑफ unwanted or toxic materials out of the body. Okay, and what is osmoregulation? Osmoregulation matlab we have to this is mechanism or this is process by which your body will balance the concentration of electrolytes and water. तो इसमें कौन हेल्प करता है? किडनीज ही हेल्प करते हैं. तो किडनीज के 2 काम है अपने बॉडी में. एक तो एक्सक्रीशन करना
एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक और अनवांटेड मटेरियल्स, एंड दूसरा काम किडनीज का क्या है जो हमको नहीं पता है। हमको सिर्फ पता है किडनी अपने क्या काम करते हैं, यूरिन बनाते हैं बस अपने लिए, दिस इज ऑल वी नो। बट किडनीज का एक और फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? Regulating the concentration of electrolytes and water in your body. Is that clear? So that is excretion osmoregulation. That is where I started the topic. Then मैंने क्या बोला कि living organisms में nitrogenous waste products जो बनते हैं during metabolism, उनको हर living organism different forms में eliminate करता है। For example, aquatic organisms. तो वो लोग क्या करते हैं, उनके बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे, दे आर गोइंग टू एलिमिनेट दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। देयरफॉर दे आर नोन एज अमोनोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, दे आर नोन एज अमोनोटेलिक एनिमल्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। इज दैट क्लियर? The process is known as अमोनोटेलिज्म। ये आपको 175 पेज नंबर पे मिलेगा टेक्स्ट बुक में, 175 पेज नंबर। सो 175 पेज नंबर ओपन करके रखना। जब बाकी बच्चे रिपीट करेंगे सारे पॉइंट्स, तो यू कैन कीप ऑन मार्किंग द पॉइंट्स। ठीक है, 5 to 6 पॉइंट्स आर देयर व्हिच वी कैन मार्क एंड देन वी कैन डिफरेंशिएट। ऐसे जैसे हमने स्क्रीन पे बनाया है, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म के बीच में डिफरेंशिएशन यू कैन फॉर्म। 5 to 6 पॉइंट्स फॉर एवरी मोड यू कैन राइट। ओके, सो एनिमल्स who excrete nitrogenous waste in the form of ammonia are known as ammoniotelic animals, and the process is known as ammonotelism. Next point, animals which excrete nitrogenous waste products in the form of urea are known as ureotelic animals, and the process is known as ureotelism. Animals which excrete nitrogenous waste products in the form of uric acid are known as uricotelic animals, and the process is known as uricotelism. Clear? नेक्स्ट हमने बोला अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। देन जो यूरिया होता है इट इज मॉडरेटली टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। तो जो जितना ज्यादा टॉक्सिक हो उसको इजीली फटाफट से हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। करेक्ट? सो अमोनिया हैज टू बी excreted as soon as possible, as soon as it is formed. Hence it cannot be or should not be retained in the body. Urea can be retained in body for some amount of time, and uric acid, because it is least toxic, can be retained for longer period of time in the body. Okay, then we came to water. How much amount of water is needed to excrete them? So अमोनोटेलिक एनिमल्स जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, to excrete ammonia, 1 gram of ammonia, 300 to 500 ml of water is needed. Then similarly urea के लिए हमने क्या बोला, to excrete 1 gram of urea 50 ml of water is needed. Then uric acid के लिए हमने बोला to excrete 1 gram of uric acid 5 to 10 ml of water is needed. Is that clear? Next we came to pathway for conversion of ammonia. तो जो अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं, ओके, महमूद इज इन द वेटिंग रूम। वेटिंग रूम तो ऑन है ही नहीं, एवरीवन कैन एंटर। ठीक है, वेटिंग रूम ऑन नहीं है। महमूद वेटिंग रूम में कर क्या रहा है? वेटिंग रूम मैंने ऑप्शन रखा ही नहीं है, वो कौन से वेटिंग रूम में? ओके, पाथवे फॉर कन्वर्जन। तो अमोनिया को एज इट इज हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, जो फिशेस होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट अमोनोटेलिक एनिमल्स, तो उनके बॉडी में जो अमोनिया बनता है, दे immediately convert this ammonia into urea, and this is done by ornithine cycle. चेक करो 175 पेज नंबर पे, राइट हैंड साइड ऊपर आपको दिया है, देखो राइट हैंड साइड ऊपर वाले पैराग्राफ में ऑर्निथाइन वर्ड दिया है, यूरिया साइकिल ये वर्ड दिया है, दिख रहा है वहां पे, यूरिया साइकिल, ऑर्निथाइन साइकिल। सो दिस इज पाथवे टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। अंडरस्टूड? ऋषिता, सृष्टि, जो भी जिसमें भी लेट ज्वाइन किया आपको मिले ये वर्ड्स, है ना? तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बींग्स जैसे फिशेस जो है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, उनके पास ढेर सारा पानी है, इसलिए वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं कर सकते, तो हमारा बॉडी क्या करता है, जो अमोनिया बनता है उसको हम और कन्वर्ट कर देते हैं, उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया। और यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए, अमोनिया से यूरिया बनने के लिए कौन सा पाथवे करना पड़ता है? ऑर्निथाइन साइकिल और यूरिया साइकिल।
क्लियर है? Similarly, there is one more pathway for uric acid का formation in case of birds. तो birds क्या करते हैं? They excrete nitrogenous waste products in the form of uric acid, and therefore they are known as uricotelic animals. तो उनके केस में जो अमोनिया बनता है उसको लीवर किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिक एसिड. And this is done by ionosonic pathway. Is this clear? प्लीज टेल मी, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया समझ में आया आपको, या कोई पॉइंट अभी भी मिसिंग है तो प्लीज आस्क मी. कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज आस्क मी. ओके ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद प्रेम. चल प्रेम स्टार्ट करते हैं. यस सर. तो सर नाइट्रोजीनियस बेस सर हाईली टॉक्सिक होता है, हम लोग को इसे निकालना है. तो जब हम लोग इसको सबसे पहले अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं, अमोनिया के फॉर्म में निकालने के लिए हम लोग को ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है. तो ये फिशेस में होता है. तो ज़्यादा जो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अमोनिया के जरिए एक्सक्रीट करते हैं, उसको अमोनोटेलिज्म बोलते हैं. और जो एनिमल्स इसको परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक. अब फिश के जितना सबके पास पानी होता नहीं, तो फिर हम लीवर के पास जाते हैं. लीवर को बोलते हैं ऐसा कुछ तोड़ निकालो इसका कि कम पानी लगे बट एक्सक्रीट हो जाए और टॉक्सिसिटी भी कम हो जाए. तो लीवर बोलता है कि मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ यूरिया में. तो यूरिया में कन्वर्ट हो जाए तो फिर ह्यूमंस जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल है तो फिर वो इसको आराम से एक्सक्रीट कर लेते हैं. जो एनिमल्स इसको इस फॉर्म में कर लेते हैं वो होते हैं यूरियाटेलिक, और इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म. वेरी गुड. उसके बाद यूरियोटेलिक एंड यूरियोटेलिक एनिमल्स एंड यूरियोटेलिज्म इसका प्रोसेस का नाम है. राइट. ह्यूमन से भी कम वाटर बर्ड्स के पास होता है, बर्ड्स के पास उतना भी वाटर नहीं होता है, तो वो जाते हैं लीवर के पास. वो बोलते हैं कि अब इसका भी कुछ करो. फिर लीवर हमारा अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर इसको जो एनिमल्स यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म. क्या बात है, क्या बात है. वेरी गुड. ओके नाउ मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे आंसर देते रहे, ठीक है प्रेम? यस सर चलेगा. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब सर जो सर टॉक्सिक सब्सटेंस हमारा बनता है उसको निकालने का काम. करेक्ट है. द प्रोसेस टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल्स और अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन, also known as elimination by the way. What is the meaning of osmoregulation? Osmoregulation का मतलब सर regulating the balance यानी maintaining electrolyte और water. Very good. What is the meaning of electrolyte? Electrolytes के examples क्या हैं? Na+, K+. वेरी गुड. Cl-, ये सारे आयंस जो हैं आपके बॉडी में, जो आप बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉल पी रहा हूँ, डायरिया होता है तो अपने इलेक्ट्रॉल पीते हैं, वॉमिटिंग होता है तो इलेक्ट्रॉल पीते हैं. दैट इलेक्ट्रॉल इज इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके. किडनीज, ट्रू और फॉल्स? ठीक है प्रेम, ट्रू और फॉल्स? किडनीज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन ओनली. नहीं सर, दो काम करते हैं किडनी सर. एक मेंटेनिंग में काम करते हैं और एक यूरिन बनाते. वेरी गुड. यूरिन बना के उसको एक्सक्रीट आउट करेंगे, दैट इज वन फंक्शन. एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, दैट इज आल्सो द जॉब ऑफ किडनी. तो अगर कभी ऐसा हो गया कि सपोज समर सीजन में यू विल ऑब्जर्व कि आप यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है आपकी, है ना, एंड रेनी सीजन में यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि समर सीजन में आपका बॉडी जानता है कि आपके पास ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं है, और अगर ज्यादा पानी अवेलेबल रहा भी तो यू आर गोइंग टू लूज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग. राइट है ना? जब अपन बाहर जाते हैं तो इतनी गर्मी होती है कि हमारा स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है अपने बॉडी में. अब स्वेटिंग का मैकेनिज्म क्या है बाय द वे? स्वेटिंग अगर नहीं होगा तो आपका बॉडी हीट अप होने लगेगा. तो जैसे आपके घर में तवा है ना, तवा रोटी बनाने के बाद आपके मुझे तवा नीचे रखिए, फैट निकलता है सर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है. एब्सोल्युटली करेक्ट है. सो तवा के ऊपर अगर आप पानी मार दो तो क्या होगा? वेपर फॉर्म बन के निकल जाएगा ना. तो तवा ने अपना हीट पानी को दे दिया, समझा? जैसे आपने पानी डाला तवा के ऊपर, तवा ने अपना हीट पानी को दे दिया, तो पानी फ्रॉम लिक्विड क्या बन गया? गैस. और तवा फ्रॉम हॉट क्या हो गया? कूल. अंडरस्टूड? कि किसने अपना हीट तो पानी को दे दिया ना, सो तवा इस वजह से ठंडा हो जाता है. वैसे आपका बॉडी भी करता है.
जब आपको गर्मी जब बढ़ जाती है समर सीजन में, तो आपका बॉडी क्या करेगा, स्वेटिंग करेगा, इट विल प्रोड्यूस वाटर ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे जो वाटर आएगा, आपका सरफेस, बॉडी सरफेस ना हो, वो तवा की तरह है। जैसे ही पानी आपके सरफेस पे आएगा, पानी उड़ जाएगा वेपर फॉर्म में एंड आपका बॉडी कूल डाउन हो जाएगा। सो पानी का कितना सारा यूज करना पड़ रहा है समर सीजन में, बॉडी बोलेगा मुझे स्वेट बनाना पड़ रहा है, मुझे बाकी ऑर्गन्स को पानी देना पड़ रहा है, तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू micturate, I cannot afford to produce so much urine because we need water. How can I throw water now? इसलिए यूरिन लेवल कम हो जाता है समर सीजन में, बट रेनी सीजन में अच्छा खासा यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है बिकॉज पानी अच्छा खासा अवेलेबल है बॉडी को। सो ये जो मेंटेनेंस है, ये किडनी का काम है। बॉडी किडनी को बोलता है कि देख पानी ज्यादा अवेलेबल है नहीं, तो यूरिन ज्यादा बनाना मत, पानी को प्रिजर्व करना। सो द मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इज द जॉब ऑफ किडनी एंड दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी हु इज मोस्ट टॉक्सिक, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया? सर अमोनिया हाईली टॉक्सिक, यूरियोटेलिज्म में मॉडरेट और यूरिक वाला लीस्ट, सबसे लीस्ट टॉक्सिक। देयरफॉर कौन सा ऑर्गेनिज्म बोलेगा, हाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म खुश हो जाएगा कि मैं तो, हाँ मैं तो बहुत देर तक इसको अपने बॉडी में रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मन करेगा तब फेंकूंगा, जब मेरे पास पानी आएगा तब फेंकूंगा, ऐसा किसने बोला? सर यूरिक वाले में, यूरिकोटेलिज्म, वेरी गुड। यूरिक एसिड वाले में व्हिच इज बर्ड्स, बर्ड्स विल से जब अच्छे से कोई नीचे मेरे बैठे रहेगा या खड़े रहेगा तभी मैं थ्रो करूंगा, है ना। तो प्रॉपर आपके शर्ट पे, आपके सर पे मस्त थ्रो फेंक के चला जाता है। ओके, then ammonotelism क्या बोलेंगे, whenever we want we can excrete out, no problem at all, and ureotelism will be for moderate duration. Okay, हाँ अभी next वीर। Yes sir. स्टार्ट करिए। तो स्टार्टिंग में तुझे बोलना है एक्सप्लेनेशन देना है, देन ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है वो देना है, देन प्रॉब्लम क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं किस वजह से बनते हैं, देन वो बन गए तो अब इनको तोड़ना जरूरी, क्यों तोड़ना, क्यों बाहर फेंकना जरूरी है, पहला वो काम। और बाहर फेंकने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस मैच नहीं हो रहे, इसलिए वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर कन्वर्जन। तो कौन सा एनिमल क्या कन्वर्जन का रिक्वेस्ट करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंड देन पूरा प्रोसेस, ठीक है। Okay. Start. So excretion is basically the removal of toxic materials or harmful materials from the body, and osmoregulation is the maintenance of water and electrolyte balance in the body. Both of these jobs are done by the kidney. बॉडी में जब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो वो अमोनिया के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, तो उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो अगर कोई एनिमल के पास बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल होता है, जैसे फिशेस, वो लोग अमोनिया को एज अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं और उनको कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई एनिमल जैसे ह्यूमंस या लैंड एनिमल्स के पास उतना पानी नहीं होता है, तो उनके लिवर से वो अमोनिया को ब्रेक डाउन करके यूरिया में बनाते हैं, क्योंकि यूरिया लेस टॉक्सिक होता है। और अगर इससे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा कमी हुई पानी की, जैसे बर्ड्स के लिए जो लैंड पे भी नहीं रहते, वो उनके लिए उनका लिवर अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो बहुत ही कम टॉक्सिक होता है और जिसको बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। वेरी गुड। ओके, नाउ अमाउंट ऑफ वाटर needed by each one of them for excretion, and what is the name of the animals and the process by which these ingredients are eliminated? So when nitrogenous waste is excreted as ammonia, the process is known as ammonotelism. The animals are called ammonotelic, and the amount of water needed is 300 to 500 ml per gram of ammonia. Very good. When the nitrogenous waste is excreted in the form of urea, the process is known as ureotelism, and the animals are known as ureotelic. Very good. And 50 ml is required per gram for excretion. 50 ml of water. And for animals which excrete nitrogenous waste in the form of uric acid, the process is called ureotelism, and the animals are called ureotelic. And 5 to 10 ml of water is required per gram for excretion. वाह, क्या बात है, सुपर, वेल डन यार दोनों जन, प्रेम एज वेल एज वीर, क्या एक्सप्लेनेशन दिया, एकदम फिल्टर्ड। सो अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देखो या किसी फ्रेंड ने आपने मिस किया आपके रिकॉर्डिंग ये लेक्चर, तो मेक श्योर कि उनको बोलो जब प्रेम जब बोलना शुरू करे तब से आप लेक्चर जरूर सुनो। तो इसके पहले जो भी मैंने चीजें बोली, अगर आपने ना देखा हो तो भी चलेगा, इन दोनों ने बहुत अच्छे से बोला। सो इससे आगे चलूं मैं, यहाँ तक किसी को डाउट है?
Anyone has doubt till now? सृष्टि and ऋषिता समझ में आया? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. By the end of the lecture, we will try to get Srishti also to say something. एक ना एक आंसर तो उससे भी पूछेंगे, वो भी बहुत अच्छा आंसर बोलती है. Okay, ठीक है. We'll go to the next point, students. Now अपन क्या करेंगे? हमको modes of excretion तो समझ में आ गया. So let us move into human beings now. ठीक है. We are interested into ureotelism. Ureotelism क्या होता है? वो जानने में हमको ज्यादा इंटरेस्ट है. So we go into human excretory system. ठीक है. Human excretory system, also known as urinary system. यूरिनरी सिस्टम. ठीक है. सिस्टम जो यूरिन बनाएगा दैट इज नोन एज यूरिनरी सिस्टम. सिंपल है. हमेशा ये बात याद रखनी है कि किडनीज का खाली जॉब यूरिन बनाना नहीं होता. ऑस्मोरेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क व्हिच इज गिवन टू किडनीज. एंड बाय द वे इट इज दिस टास्क इज डन बाय किडनी बट इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स. ठीक है. आपने सुना है हार्मोन्स का नाम? कौन से हार्मोन्स की मैं बात कर रहा हूँ? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. कभी इसका नाम सुना है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वासोप्रेसिन. ओके. तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है. अपन इसके बारे में भी आएंगे बाय द एंड ऑफ द लेक्चर. सॉरी, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल कम टू नो अबाउट द रेगुलेशन पार्ट आल्सो. बहुत मजा आएगा. ओके. सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पहले अपन कंपोनेंट जान लेते हैं कि हमारे अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है. बाय द वे ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीशन डिफरेंट रूट से करता है. जैसे production of sweat is also a type of excretion, students. Giving out CO2 in the form of exhalation. जब अपन exhale out करते हैं CO2, that is also considered as an excretion. Urine, stool, these are all excretion, है ना? ये सारे these are all modes of excretion. हम इस चैप्टर में सिर्फ इंटरेस्टेड हैं into urinary excretion. ठीक है. So यूरिन का फॉर्मेशन में अपने को इस पूरे चैप्टर में पढ़ाई करनी है. तो इफ अगर मुझे अकाउंट देना हो, अगर मुझे बताना हो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं, सो दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट. वी हैव अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स नोन एज किडनीज. करेक्ट है ना? बीन शेप्ड ऑर्गन्स जो होते हैं, वी हैव अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स नोन एज किडनी. ओके. So one organ is kidney, both of them are known as kidneys. So a pair of kidneys. Okay. Kidneys के लिए scientific term is renal. जैसे आपने सुना है लीवर के लिए होता है hepatic, हार्ट के लिए होता है coronary. Okay, coronary is for heart, cerebral is for brain, renal is for kidney. ओके. तो इफ यू वांट आप ब्रैकेट में रीनल भी लिख के रखो. ठीक है. रीनल कभी ऐसे मत बोलना. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज formed up of a pair of renal. रॉन्ग मिल जाएगा. रीनल इज अ टर्म टू सजेस्ट समथिंग अबाउट किडनी. ओके. देन क्या है हमारे पास किडनीज के अलावा? वी हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर्स. यूरेथ्रा नहीं है ये अलग है. ये पेयर ऑफ यूरेटर्स. Okay, we have a pair of ureters, pipe-like structure. They will conduct urine. वो urine को लेकर जाएंगे आगे की तरफ. ठीक है. Then we have third point लिखूंगा मैं, muscular bag-like structure, which is known as urinary bladder. ठीक है. urinary bladder formed up of detrusor muscles से बनते हैं urinary bladder. Okay. तो जब आप when you have very high, very strong urge of urination, जब आपको बहुत जल्द से जल्द वॉशरूम जाना है, बहुत ही अर्जेंसी आ गई है, at that time if you touch in your pelvic region मतलब क्या? आपके बॉडी का, आपके बॉडी को अगर मैं पूरा ऐसे बड़ा सा कबर्ड की तरह अगर मैं इमेजिन करूं कि बड़ा सा एक कबर्ड है, तो कबर्ड का जो सबसे ऊपर वाला शेल्फ होगा दैट इज थोरैसिक कैविटी आपके बॉडी का. अंडरस्टूड? थोरैसिक कैविटी. सो यहां से लेकर देखो, यहां नेक रीजन से लेकर आप रिब्स कहां तक फील कर पा रहे हो? रिब्स, दैट इज योर थोरैसिक कैविटी. हम लोग रिब्स फील करते हैं ना चेस्ट रीजन में, रिब्स है ना? या फिर आप ऐसे सेंस कर दो, यहाँ पे आप टच करो. जो अभी वीर टाई पहनता ना, वीर को अच्छे से पता है.
यहाँ पे ऐसा शेप आएगा, ऐसा शेप। तो महसूस करो सब, बॉयज गर्ल्स दोनों महसूस कर सकते हैं, गर्ल्स के पास भी है, ठीक है। हाँ वेरी गुड। सो आपको ऐसे शेप दिख रहा है बोन का, ऐसे महसूस कर पा रहे हो ऐसा शेप, दैट इज स्टर्नम, ये स्टर्नम बोन है। नाउ जहां पे आपको ऐसा शेप दिख रहा है इधर, इसको नीचे नीचे टच करते हुए जाओ, ये पूरा एक फ्लैट बोन है, बड़ा सा बोन, एंड दिस बोन नीचे तक जाएगा आपके चेस्ट रीजन में, इट विल स्टॉप ओवर देयर, चेस्ट रीजन में रुक जाएगा, वहां पे खत्म हो जाएगा। दिस बोन इज नोन एज स्टर्नम। क्या नाम है इसका? स्टर्नम। ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। सो इस बोन के नीचे आता है डायफ्राम, और यहाँ पे अपने कबर्ड का फर्स्ट शेल्फ खत्म हो जाता है, दिस इज थोरैसिक कैविटी। ओके, देन इसके नीचे जो रीजन है आपके बॉडी के अंदर का, जो कैविटी है, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं उसको? एब्डोमिनल कैविटी। मेरे साथ साथ वर्ड्स बोलो तो आपको बोलने आएगा, ठीक है। सो थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, और इसके नीचे जाएगा पेल्विक कैविटी। ओके, सो थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, और उसके नीचे होगा पेल्विक कैविटी। सो पेल्विक रीजन आपको कैसे समझे? पेल्विक रीजन समझने के लिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको बहुत ज्यादा अर्ज है यूरिनेशन का, तो अगर आप टच करोगे, आपको जहां पे ऐसे दर्द जैसा होगा, पेन जैसा होगा यूरिनेशन करते वक्त, है ना, सेंस करेंगे आप प्रॉपरली कि हाँ यहाँ पे यूरिन भरा हुआ है, वहां या वहां के नीचे का रीजन को अपन बोलेंगे पेल्विक रीजन, पेल्विक कैविटी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर, जैसे जैसे आप किडनी से नीचे नीचे आने लगोगे, तो यू आर एक्चुअली एंटरिंग एब्डोमिनल कैविटी से आप पेल्विक कैविटी की तरफ डिसेंड डाउन हो रहे हो बॉडी में। दिस इज क्लियर? समझ में आया? किडनीज आपके एब्डोमिनल कैविटी में है, देन आता है यूरेटर जो नीचे की तरफ जाता है। तो जैसे से आप बाकी पार्ट्स पढ़ रहे हो, किडनीज, देन यूरेटस, देन ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, यू आर मूविंग टुवर्ड्स पेल्विक कैविटी नाउ। ओके, देन फोर्थ कंपोनेंट जो है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, इट इज यूरेथ्रा। ठीक है, क्या नाम है? यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा को मेल में, यूरेथ्रा को बोला जाता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, सिर्फ और सिर्फ मेल के केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नाम है? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, urinogenital tract. Why it is named so? Because male के केस में urethra carries urine also, and urethra ही carry करता है semen भी, semen, ठीक है, that is sperm plus secretion of other glands, seminal vesicle gland, prostate gland, bulbourethral gland, इन सब के secretions भी urethra ही carry करता है. So it is a common passage, common road for the passage, for the elimination, secretion, excretion of urine as well as semen. Clear है? Therefore known as urinogenital tract. Female के केस में urethra का only job is passing out urine. That is not the job in case of men. Men के केस में दोनों काम वो करता है. Okay. So ये जो है word वो सिर्फ और सिर्फ male पे apply होगा. Urinogenital tract. Okay, urinogenital tract. Okay, please note this down. फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, आपके बुक में नोट डाउन कर लो फटाफट से. Components of excretory system: pair of kidneys, pair of ureter, then urinary bladder, and then urethra. Quickly. Urethra. चलो डन. Should I move ahead? अब हम इसको क्या करते हैं, इसका एक ड्राइंग बना लेते हैं छोटा सा. सो ये रहा, ये किडनीज बना लिया, एंड देन ब्लैडर, एंड देन यूरेटर. सो ये रहा यूरेटर, हमने ड्रॉ कर लिया. इज ओपनिंग डॉर्सली. यूरेटर जो है वो डॉर्सली ओपन हो रहा है.
ठीक है, पीछे से। ओके, सो दिस आई विल से इज किडनी, देन इस पाइप को हम बोलेंगे यूरेटर, देन इसको हम बोलेंगे ब्लैडर, और आप लिख सकते हो यूरिनरी ब्लैडर, सो यू शुड राइट इन फैक्ट यूरिनरी ब्लैडर। एंड देन ये एक पार्ट बनाता हूं मैं ग्रीन कलर में, ठीक है, सो दैट वी कैन लेबल इट। दिस पार्ट इज नोन एज यूरेथ्रा, ठीक है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, किडनी के ऊपर वी हैव अ ग्लैंड, ये देखो किडनी के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, तो इस ग्लैंड का नाम क्या है? जो किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। वेरी गुड, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। समझा कुछ? एड्रीनल, रीनल को हमने ऊपर से ऐड किया समथिंग टू रीनल, सो एड रीनल, ऐड किया मतलब ये मैथमेटिक्स का टर्म है, ठीक है, एड्रीनल। ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल, इसका एक और नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। सो एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड। तो यहां तक बात समझ में आ गई? एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड। जल्दी से कॉपी डाउन कर लो इसको, फटाफट से इमेज बना लो। किडनीज, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड। quickly. पेज नंबर 178 पे अगर आप जाओगे तो वहां पे गिवन दिस डायग्राम, they've asked you labeling also, पेज नंबर 178। क्या बात है महमूद, कैमरा ऑन कर लिया तूने, क्यों, क्या हो गया? निकाल दिए थे ना सर। तो कैमरा ऑन क्यों नहीं किया था पहले? सो के उठा था सर मैं तभी। सो के उठा तो महमूद जैसा ही दिख रहा था ना तू। सो के उठा था 1 बजे तू? कौन सा लेक्चर था सो रहा था? अरे कॉलेज का चालू था। ओके, लेट्स गो एट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज किडनी का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, अपन किडनी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो यू हैव टू गो टू पेज नंबर 178, आपके टेक्स्ट पेज नंबर 178 पे किडनी का एक्सप्लेनेशन दिया है, चेक करो उस explanation is what I'm going to explain now. So kidney is a pair of bean-shaped organ. इसमें कोई explanation जरूरी है? Kidney is a pair of bean-shaped organ. Kidneys are a pair of, or kidney is a pair of bean-shaped organ. Audio सबका mute है? रुक 2 मिनट रुक। ऑडियो ऑन है, प्लीज म्यूट योर ऑडियो। महमूद का ऑडियो ऑन था। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन। ओके स्टूडेंट्स, बीन शेप्ड ऑर्गन, किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको पूरा मेरे साथ रिपीट करना है। A pair of bean-shaped kidneys are present on either sides of vertebral column. Backbone.
बैकबोन बोले या वर्टिब्रल कॉलम बोले, दोनों राइट आंसर है। वेल डन सानिया। सो दे आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। ओके, ये मैं राइट किडनी इस तरफ बना लेता हूँ। सो राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, एंड दोनों वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स प्रेजेंट रहेंगे। इफ आई कैन इमेजिन कि यहाँ से अपना बैकबोन की, ये देखो ये हड्डियां यहाँ से जा रही, so this is backbone, so they are located on either sides of the vertebral column इस तरह से। and vertebral column we know, backbone जो है हमारा, जैसे मैंने आपको अभी कैविटीज बताई, उसी कैविटी के बेसिस पे बैकबोन के भी नाम आते हैं, ठीक है। सो जो बैक साइड है आपका, जो चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन में जो बैक साइड वाले बोन्स हैं, बैकबोन विच आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल ऑफ योर चेस्ट, रिब्स के लेवल पे जो बैकबोन्स हैं, उनका नाम है थोरैसिक वर्टिब्रे। क्या नाम है उनका? थोरैसिक वर्टिब्रे। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूं? आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट्स? द बैकबोन्स व्हिच आर प्लेस्ड एट द लेवल ऑफ योर चेस्ट, ठीक है। अगर आप ह्यूमन बॉडी को ऐसे सामने से ना देख के, आप सामने से ह्यूमन बॉडी को देख रहे हो और साइड से अगर आप देख रहे हो तो आपको समझेगा, है ना, सामने से देख रहे हो या साइड से। तो ये जो अगर सामने का साइड है, दिस इज बैक साइड ऑफ द बॉडी, दिस इज यहाँ पे बैकबोन होगा, यहाँ पे चेस्ट। तो चेस्ट के अलाइनमेंट में जो बैकबोन होंगे उनको हम बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं उनको? थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है। सो थोरैसिक वर्टिब्रे कितने होते हैं? 12 स्टूडेंट्स। टोटल कितने होते हैं? 12। सो किडनी कहाँ सिचुएटेड है? किडनी सिचुएटेड एट, ये देखो, ये दिस इज अराउंड 12th थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है। सो 12th थोरैसिक वर्टिब्रे से लेकर 3rd लंबार वर्टिब्रे तक, जिसको हम ऐसे कुछ बुलाते हैं L3, इसको बोलते हैं T12। सो T12 से लेकर L3 तक किडनी सिचुएटेड है। दिस इज द लोकेशन, अंडरस्टूड? ये देखो, सपोज अगर मैं आपको वर्टिब्रल कॉलम बना के दिखाना चाहूँ तो दिस इज हाउ आई कैन ड्रॉ। सो टॉप पे जो नेक रीजन में जो आपकी हड्डियां हैं, यहाँ पे नेक रीजन में जो आपके बोन्स हैं, बैकबोन के जो बोन्स है, छोटे छोटे बोन से बना हुआ ना आपका बैकबोन। सो उन बोन्स को जो नेक रीजन में आते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं उनको? सर्वाइकल वर्टिब्रे। इस तरह से छोटे छोटे बोन्स होते हैं। कितने होते हैं? 7, ठीक है। तो इनका नाम होता है सर्वाइकल वर्टिब्रे। ओके, ये 7 बोन्स कहाँ दिखेंगे आपको? यहाँ बैक साइड, नेक के पीछे। ओके, देन इसके पीछे, मतलब नेक जो आपका बैक शुरू होता है ना, पीठ जो आपकी शुरू होगी ऊपर से, तो वहां से लेकर कमर सेक्शन तक, यहाँ तक जो बोन्स जा रहे हैं, उन बोन्स का नाम शुरू, देखो यहाँ से अब 12 बोन्स शुरू होंगे और इन्हीं बोन से रिब्स भी निकलते हैं, रिब्स आपके, अंडरस्टूड? सो आई कैन इमेजिन कि दिस वाज नेक रीजन, ये हमारा नेक रीजन था, सर्वाइकल। ये देखो, ये पूरा जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमने कहाँ दिखा दिए? नेक रीजन में दिखा दिए। और जो मैं अब ये रेड बोन्स नीचे की तरफ बना रहा हूँ, इन बोन्स को अपन बोलेंगे दीज आर इन चेस्ट रीजन। और ये टोटल कितने बोन्स होते हैं? 12 बोन्स होते हैं, 12, ठीक है। चेस्ट रीजन में आगे की तरफ, जहां तक चेस्ट है उसी रीजन में पीछे की तरफ जो बोन्स होंगे उनको हम बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उनको? thoracic vertebrae. So how many thoracic vertebrae we have? 12 thoracic vertebrae. कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 12. So I'll write T1 से T12 and यहाँ पे cervical I'll write C1 से C7. Is this understood? इतना समझ में आया आपको? ठीक है। तो ये बैक साइड का अपन अभी काउंटिंग कर रहे हैं। क्यों बैक साइड का काउंटिंग कर रहे हैं? बैक साइड हमको समझ में आएगा तो वी विल अंडरस्टैंड कि किडनी कौन से सिचुएशन, कौन से लेवल पे सिचुएटेड है। जैसे आप बोलते हो ना कि कोई तो कुछ तो चीज है, इस बिल्डिंग में एक सपोज पोस्टर लगा है, तो पोस्टर कहाँ पे है? तो आप बोलोगे 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर के बीच में एक पोस्टर लगा है। वैसा कुछ मुझे किडनी को सिचुएट करना है बैकबोन के हिसाब से। तो आई एम ट्राइंग टू से कि किडनी कहाँ से कहाँ तक सिचुएटेड है, वो समझने के लिए पहले आपको ये बोन्स समझने पड़ेंगे, किस ऑर्डर में प्रेजेंट है बोन्स, ठीक है। सो सबसे ऊपर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, देन वी हैव 12 थोरैसिक वर्टिब्रे, और उसके नीचे होंगे 5 लंबार वर्टिब्रे। कौन से वर्टिब्रे? लंबार वर्टिब्रे। 5 लंबार वर्टिब्रे we have. Okay, so we have 7 cervical vertebrae. Now मैं ऐसे लिखूंगा तो आपको होपफुली समझ में आएगा।
एंड देन उसके बाद होंगे अपने पास 12 thoracic vertebrae, ये थोड़ा लंबा बना देता हूँ. Okay, we have 12 thoracic vertebrae. Okay, and then we have 5 lumbar vertebrae, and then इसके नीचे स्टूडेंट्स आता है sacral and coccygeal. sacral आएगा, then coccygeal आएगा. बट अभी के लिए इस चैप्टर के लिए वो मेरे काम का नहीं है, so I'll not go into those terms. मैं सिर्फ किस पे स्टिक रहूंगा, यहाँ पे देखो किडनीज यहाँ कहीं सिचुएटेड होते हैं इस लेवल पे. अंडरस्टूड? इनके सामने इस रीजन में, तो जैसे आप ऐसा बोलते हो ना, दिस इज टॉप फ्लोर, देन दिस इज सपोज 5th फ्लोर, देन 4th, देन 3rd, देन 2nd, ऐसे नीचे नीचे आ रहे हो, तो इन दो के बीच में कहीं पे किडनी सिचुएटेड है. अंडरस्टूड? तो किडनीज किसके लेवल पे सिचुएटेड है, तो आपके बुक में लिखा है किडनीज आर सिचुएटेड ऑन दी, अगर वर्टिब्रल कॉलम बीच से जा रहा है, आपके बॉडी के बीच से जा रहा है, तो किडनीज उनके दोनों साइड प्रेजेंट है. बीच से वर्टिब्रल कॉलम पास हो रहा है, किडनी से दोनों साइड. किडनीज आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एंड एट विच लेवल, तो बोलने का एट द लेवल ऑफ 12th thoracic vertebrae to 3rd lumbar vertebrae, इस लेवल में किडनी सिचुएटेड है. सर थोरैसिक वर्टिब्रे को उल्टे उस ऑर्डर में काउंट करते क्या, 12, 11, 10 ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ही 1 2 3 4 ये नहीं जाएगा 12, तो यहाँ से किडनी शुरू होगा. अंडरस्टूड? ऐसा कुछ किडनी सिचुएटेड है, ऐसा कुछ. क्लियर है? तो ये रहा मेरा 12th thoracic vertebrae, ऐसा कुछ रफली वी कैन से, एंड 3rd lumbar vertebrae. तो इन दोनों के बीच में इस लेवल पे किडनी सिचुएटेड. ओके, इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीवन? सबको समझ में आया ये? यस सर. नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी. ओके, ठीक है. So first point clear है, kidneys are bean shaped organ which are situated on either sides of vertebral column. They are situated on either sides of vertebral column, and they are positioned at which level? From 12th thoracic vertebrae to 3rd lumbar vertebrae. From 12th thoracic vertebrae, that is T12 से लेकर 3rd lumbar vertebrae तक L3 तक situated होंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं स्टूडेंट्स. नाउ किडनी, अभी सपोज मुझे अगर किडनी दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस तरह से किडनी बना लूं पहले, ठीक है, ये सपोज अपने किडनी बना लिया, एंड दिस किडनी इज कवर्ड बाय, ये किडनी को हम कवर कर देते हैं. चलो, सो दिस किडनी इज कवर्ड बाय आउटर लेयर. जैसे आपके मोबाइल के स्क्रीन को आप कवर करते हो ना स्क्रीन गार्ड से, है ना, जिससे कि उसके स्क्रीन पे स्क्रैचेस ना आए, वैसे हम लोग किडनी को ऊपर से कवर कर रखा है. ये देखो, तो अगर मैं एक लेयर किडनी के ऊपर डाल दूं, सो नाउ कैन यू सी द किडनीज. आपको किडनी दिखाई दे रही है, देखो दोनों किडनीज पे रहेगा बाय द वे. ठीक है, अब आपको किडनी नजर आ रहा है, किडनी नहीं नजर आ रहा है, तो कैन आई से कि किडनी इस येलो लेयर के पीछे छुपा हुआ है? कैन आई से दैट किडनी इज लोकेटेड बिहाइंड दिस येलो लेयर? बिहाइंड के लिए साइंस में, बायो में क्या टर्म है? बहुत सारे टर्म्स हैं. डोर्सल, बैक साइड, देन पोस्टीरियर भी बहुत बार यूज करते हैं, एंड एक वर्ड यूज करते हैं विच इज रेट्रो. रेट्रो मतलब बैकवर्ड्स. ठीक है, रेट्रो एनालिसिस, रेट्रोस्पेक्टिव डेटा, ठीक है, रेट्रो स्टडी, रेट्रो म्यूजिक, रेट्रो सॉन्ग्स. सुना है? तो रेट्रो सॉन्ग मतलब पुराने जमाने के गाने, राजेश खन्ना के जमाने के गाने, धर्मेंद्र के गाने, इनको अपन रेट्रो सॉन्ग्स बोलते हैं. ठीक है, अभी तो आपके लिए गोविंदा के भी गाने बेचारे रेट्रो बन गए हैं. तो दीज आर रेट्रो, पुराने जमाने, पीछे के टाइम की बात कर रहे हैं. तो रेट्रो, इस येलो लेयर का नाम है पेरिटोनियल लेयर. क्या नाम है इसका? इस येलो लेयर का नाम क्या है? पेरिटोनियल लेयर. अंडरस्टूड? सो इट इज नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल बिकॉज इस लेयर का नाम है पेरिटोनियल. पेरिटोनियम, इसका नाम है पेरिटोनियम. तो किडनीज को हम बोलते हैं, किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब वो लोग किडनीज पेरिटोनियम के पीछे बैठे हैं. तो किडनीज रेट्रोपेरिटोनियल. इज दिस अंडरस्टूड? पहला स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने? A pair of bean-shaped kidneys are present on either sides of vertebral column from 12th thoracic vertebrae to 3rd lumbar vertebrae. Kidneys are present behind peritoneum. ये आप लिखोगे, peritoneum जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है,
behind peritoneum, hence they are also known as retroperitoneal. Is this clear up till now? Please raise your hand and let me know. जल्दी, यहाँ तक समझ में आया सबको? सर पेरिटोनियम लेयर है और किडनी रेट्रोपेरिटोनियम है। किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है, पेरिटोनियम के पीछे। So मतलब किडनी को हम लोग बोल रहे हैं कि वो पीछे है। किडनी के लिए एक टर्म यूज किया है हमने, जैसे I'll say you are intellectual. Intellectual is a term which is describing you. So retroperitoneal is a term which is describing the kidney. ओके सर, समझा? रेट्रोपेरिटोनियल लेयर का नाम क्या है? पेरिटोनियम। यस सर। समझा? किडनी को मैं बोल रहा हूँ रेट्रोपेरिटोनियल है ये तो, बिकॉज ये पेरिटोनियम के पीछे है। ओके, यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। नाउ किडनीज के डायमेंशंस आपको बोलने हैं। सो डायमेंशंस कैसे अपन बोलेंगे? लेंथ जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स, देन ब्रेथ जो है दैट इज अराउंड 5 सेंटीमीटर्स, एंड जो थिकनेस है विथ जो है विथ दैट इज अराउंड 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आपको बोलना है डायमेंशंस, आपको कैसे बोलना है? 10, 5, 4 सेंटीमीटर्स। 10, 5, 4। आपका लेक्चर कब तक है? कितने बजे तक है? 5 सॉरी सर 1 to 3 बच गया, सबको हार्ट अटैक मिल गया था, बच गया। एक वीर डर गया था, 1 से 5 क्या बात कर रही है ऐसे तो चेहरा हो गया, ओह नो, खाली पीली लेक्चर में एंटर किया मैं। अब नेटवर्क को इशू होना पड़ेगा, नेटवर्क को इशू होगा तभी मुझे शांति मिलेगी। ओके, so 10, 5, 4 is the dimension, students. 10, 5, 4. So next statement read करते हैं, ठीक है? अब आप मेरे साथ आंसर देने की कोशिश बुक में देख के। Kidneys are a pair of bean-shaped organs present on either side of the vertebral column or backbone from 12th thoracic vertebrae to 3rd lumbar vertebrae. Kidneys are present behind peritoneum, hence are known as retroperitoneal. Dimensions of each kidney are 10, 5, 4 centimeters. एवरेज वेट हमने लास्ट टाइम पता लगाया था 150 से 175 के रेंज में है मेल्स के केस में, फीमेल में 135। तो यू कैन राइट 150 grams in males, ठीक है, and then 135 grams in 160 लिखा था, 160 लिख लो, 160 लिख लो। 160 grams in males and 135 grams in females, तो वो भी ब्लैंक है, फीमेल्स आपको ब्लैंक में लिखना पड़ेगा। आउटर सरफेस, अब ठीक है, सरफेस में बात है। तो अगेन आई विल ड्रॉ किडनी, एंड किडनी की दोनों सरफेसेस अपन जान लेते हैं। तो ये चेक करो, पहले एक तरफ का किडनी आई विल ड्रॉ। सो दिस, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके स्क्रीन पे जो किडनी बन गया, दिस इज यू कैन से राइट किडनी है, ठीक है? आपके स्क्रीन का किडनीज मैं बना रहा हूँ, इमेजिन करो। दिस इज लेफ्ट किडनी, सो ब्लू वाला इज लेफ्ट ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप या पीसी। तो ये आपके पीसी के 2 किडनीज हैं, ऐसे आपको समझ लेना। ये फर्स्ट लेक्चर है प्रशिष्टि, आप लोग इतनी देर बाद ज्वाइन कर रहे हो एंड आप लोग क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं। दिस इज फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर? दिस इज फर्स्ट लेक्चर। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्डिंग चली जाएगी, ठीक है? लेक्चर रिकॉर्डिंग यू विल गेट प्रशिष्टि। तो तू लेक्चर बाद में देख सकती है, आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, एंड आई विल अपडेट इन द ग्रुप्स आल्सो, ठीक है? मुझे पता है ना बोर्ड्स में सबको भेजना है, सो इट इज माय फॉल्ट, आपको लिंक नहीं मिला वो मेरी गलती है। आई मेक श्योर नेक्स्ट टाइम सबको लिंक भेजूंगा, ठीक है? इस बार खाली अंधेरी वालों को बेचारों को भेजा मैंने, बाकी सब आराम से बैठे थे, लेट पता चला उनको। ओके, सो अगर यहाँ से बॉडी का मीडियल सेंट्रल एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, सपोज ऐसे बॉडी का सेंट्रल एक्सिस अगर पास हो रहा है, तो हम इस रीजन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लेजर चेक करो, ये जो सरफेस होगा किडनी का, ये वाला सरफेस बोलूं या ये वाला सरफेस बोलूं? इन दोनों सरफेसेस को बोलेंगे हम मीडियल सरफेस। क्या बोलेंगे? मीडियल सरफेस। और इस सरफेस को हम बोलते हैं लैटरल सरफेस। सिमिलरली इसको हम बोलेंगे लैटरल सरफेस। समझ में आया? So the surface or the face of kidney or the side of kidney which is towards the central axis is known as medial side. Understood? तो ये जो साइड होगा, इस साइड का हमने नाम क्या दिया? मीडियल मार्जिन और मीडियल सरफेस और मीडियल फेस। अंडरस्टूड?
ये भी मीडियल मार्जिन हो गया, राइट और रॉन्ग बताओ मुझे। ये जो पूरा मार्जिन है इसको भी अपन मीडियल बोलेंगे, करेक्ट है स्टूडेंट्स। एंड इस मार्जिन को भी आप क्या बोलोगे, दिस इज ऑल्सो मीडियल मार्जिन। इज दिस अंडरस्टूड? इज Yes, दिस sir. अंडरस्टूड? ओके, देन किडनीज का ये जो मार्जिन है ये वाला, एंड सिमिलरली ये वाला जो मार्जिन है, दिस मार्जिन इज नोन एज लैटरल मार्जिन। ठीक है, इसका नाम क्या है, लैटरल मार्जिन। दिस इज क्लियर? मीडियल मार्जिन, लैटरल मार्जिन। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि किडनी क्या, जो सिचुएटेड है किडनी, तो किडनी के सर्फेसिस का नाम क्या है। तो वो रीजन जो सेंट्रल एक्सिस से दूर है उसको हम बोलते हैं मीडियल लैटरल मार्जिन, और वो मार्जिन दोनों किडनी का जो सेंट्रल एक्सिस की तरफ है उसको हम बोलते हैं मीडियल मार्जिन। इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, अगर ये क्लियर है तो अब हम वापस से टेक्स्ट बुक के 78 पे आप चले जाओ, जहां पे किडनीज का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उस एक्सप्लेनेशन में नीचे आपको दिख रहा है, आई थिंक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ लाइन पे चेक करो। सेवेंथ लाइन में किडनी वाले पैराग्राफ में दिया है, आउटर सरफेस इज, आउटर सरफेस मतलब कौन सा सरफेस, ये वाला स्टूडेंट्स, ग्रीन वाला जो मैंने मार्क किया, लैटरल। ठीक है, सो आउटर सरफेस ऑफ किडनी का क्या शेप है, कॉन्वेक्स। ठीक है, एंड मीडियल मार्जिन जो है इट इज कनकेव। करेक्ट? तो चेक करो क्या लिखा है, आउटर सरफेस इज डैश, तो आप बोलोगे कन्वेक्स, एंड इनर इज कॉन्केव, ये रहा ये कॉन्केव। ऑल्सो आप पेंसिल से लिख दो, आउटर सरफेस के बाजू में आप ब्रैकेट डाल दो और लिख दो लैटरल मार्जिन, लैटरल मार्जिन इज कन्वेक्स एंड मीडियल मार्जिन इज concave. Is this understood? Medial margin is concave, lateral margin is convex. Okay, and notch, ये देखो ये रहा वो notch, notch on the concave margin, ये रहा notch और यहाँ भी ये notch है, notch मतलब opening जैसा। ठीक है, the notch on the concave, notch on the inner concave surface is called hilum। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ। सो ये किडनी में, एक किडनी इसमें हटा देता हूँ, एक ही किडनी को अपन रखेंगे। ठीक है, ये रहा, इसका नाम हमने याद दे दिया था। ओके, इस नॉच को स्टूडेंट्स, ये जो नॉच है, जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं हाइलम और हाइलस। ठीक है, सो क्या बुलाएंगे, हाइलम और हाइलस। अंडरस्टूड? नाउ इसी हाइलम और हाइलस के थ्रू, इसी हाइलम और हाइलस के थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब यहीं से एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। यूरेटर यहीं से एग्जिट करेगा। ओके, सो मैं क्या लिख देता हूँ, हाइलम और हाइलस तो हमने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, तो मैं इसका लेबलिंग यहाँ जाके कर देता हूँ, एरो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। सो हाइलम इज दिस पॉइंट एंड दिस इज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट स्टूडेंट्स। ये देखो यहीं पे रीनल आर्टरी की एंट्री होती है, यहीं से ये मैं ब्लड वेसल, ब्लड का फ्लो दिखा देता हूँ, रेड एरो से अंदर की तरफ जा रहा है, एंड देन यहीं से रीनल वेन एग्जिट करेगा। ओके, देन यहीं से यूरेटस बाहर आ जाएंगे। तो ये जो एंट्री एग्जिट है सारे ब्लड वेसल्स का एंड बाकी जो ट्यूब्स का है वो हाइलम के थ्रू ही होता है। इज दिस अंडरस्टूड? सो आई विल से अ नॉच which is present on the inner concave surface of each kidney is known as hilum or hilus, and hilum or hilus is the entry or exit point। ये दरवाजे की तरह है, hilum और hilus is like the door, ये opening है जहां से blood vessels आते जाते हैं और यूरेटर यहीं से निकलता है। Is this understood? नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला, आपके पेज में चेक करो, each kidney has almost 1 million functional unit called as, तो किडनी के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा फंक्शनल यूनिट्स होते हैं और उन फंक्शनल यूनिट्स का नाम क्या है, नेफ्रॉन। क्या नाम है उन फंक्शनल यूनिट्स का स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन। सो मैं ऐसे अंदर प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन यहाँ पे लिख देता हूँ। नेफ्रॉन इज ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, नेफ्रॉन इज ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिलीट दिस पार्ट, ये पार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे आई लेबल। तो किडनी कंटेन
जो किडनी के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जैसे आपके बॉडी का फंक्शनल यूनिट कौन है, अ सिंगल सेल, बेसिक यूनिट है आपके बॉडी का। सिमिलरली किडनी का बेसिक यूनिट कौन है, किडनी का बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन या फिर यूरिनीफेरस। यूरिनीफेरस, यूरिनीफेरस क्यों बोलते हैं, यूरिन बनाने वाला, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सो किडनी के अंदर कौन है, 1 मिलियन से भी ज्यादा क्या है, नेफ्रॉन्स है, और नेफ्रॉन्स का ही नाम है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। इज दिस पार्ट क्लियर? अब मैं पूरा इस पूरे पैराग्राफ का आंसर देता हूँ एक एक करके, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। आई विल कीप ऑन रीडिंग, दिस पैराग्राफ इज ऑन पेज नंबर 178 स्टूडेंट्स। ठीक है, पेज नंबर 178 पे ये पैराग्राफ है। ओके, सो आई विल स्टार्ट। Kidneys are a pair of bean-shaped kidneys are present on either sides of vertebral column from 12th thoracic vertebrae to 3rd lumbar vertebrae. Kidneys are present behind peritoneum layer, therefore they are known as retroperitoneal. Next, dimensions of each kidney are 10 into 5 into 4. 10 centimeters is the length, 5 centimeters is the breadth, and 4 centimeters would be width, thickness. 10, 5, 4. Next, average weight is 160 grams in males and 135 grams. In fact, 160 के बदले you can give range also. 150 to 165 ऐसे रेंज लिखा तो भी चलेगा। 160 grams in case of males and 135 grams in case of females. तो blank दिया, उसमें आपको females जानना। Next, outer surface is convex and inner surface is concave. The notch on the inner concave surface is called as hilum or hilus. And आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, hilum or hilus is the point of entry or exit for blood vessels and ureters. वो ब्लड वेसल जो किडनी के पास ब्लड लेकर आएंगे उनको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, एंड वो ब्लड वेसल जो किडनी से ब्लड लेकर जाएंगे उनको हम बोलेंगे रीनल वेन। नेक्स्ट, किडनीज के अंदर देयर आर मोर देन 1 मिलियन ऑफ 1 मिलियन से भी ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स व्हिच आर आल्सो नोन एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। दैट्स इट। इज दिस पार्ट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये बात क्लियर है सबको? इन्होंने भी लेट ज्वाइन किया, मैं ये रिकॉर्डिंग अभी ही थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। एज सून एज आई अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब चैनल, मैं इमीडिएटली आपको प्लेलिस्ट लिंक भेज दूंगा। सो फ्यूचर के भी लेक्चर्स इस चैप्टर के उसी लिंक पे आपको मिलते रहेंगे और ये वाला भी लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर अगेन। हाँ बोल हरदीप। किडनी का जो बैक साइड है वो बॉडी को अटैच्ड है? करेक्ट है, बॉडी वॉल को अटैच्ड है। यस, इस तरह से इफ दिस इज किडनी इट इज अटैच्ड टू दिस वॉल और इसके ऊपर लेयर आएगा, इसके ऊपर लेयर आएगा। समझा? ओके, यस सर। इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आया? सो आज हमने एक्सक्रीशन सिस्टम, एक्सक्रीशन चैप्टर आपका शुरू किया है जिसमें मैंने किडनी के इंट्रोडक्शन तक आया फ्रेंड। I've gone till that part. बीच का जो पार्ट है सेक्शंस मैंने छोड़ रखा है, सो स्टार्ट टू एंड आप टेक्स्ट बुक रीड नहीं कर पाओगे, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन पार्ट रीड कर पाओगे, देन इमीडिएटली यू हैव टू कम टू एक्सक्रीटरी सिस्टम जहाँ पे किडनीज डिस्कस किया। ठीक है, 175 पेज के अराउंड यू कैन गो, देन डायरेक्टली 178 पेज पे मैं आ गया हूँ। बीच के पेजेस मैंने अभी डिस्कस नहीं किए, वो हम नेक्स्ट चैप्टर एंड हो जाए तब अपन वापस इस पे मुड़ के आएंगे। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आपका होमवर्क है कि जो भी हमने आज डिस्कस किया दैट हैज टू बी रिटन 3 times by all of you including अंधेरी स्टूडेंट्स। ठीक है वीर, 3 बार लिखना ही है। ओके, अब पहले भी 3 बार लिखा ही होगा, तो अभी इसमें तो अच्छी बात क्या है कि हम पीडीएफ ही अपलोड करने वाले हैं, जो हम पहले बार ही अपलोड करेंगे। पहले बार में टिक मार्क तो हुआ नहीं होगा, तो अपन बच के निकल जाएंगे, सेम का सेम वही हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसलिए अंधेरी वाले 6 times लिखेंगे, क्योंकि 3 times मुझे पता है वो लोग पुराना वाला देने वाले, मुझे 6 times लिखेंगे वो नया वाला देंगे। ओके ठीक है, अंधेरी स्टूडेंट्स डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिवाइज, अदर्स हैव टू राइट। So 3 times आज हमने जो भी कवर किया, please go through the lecture if you have missed it. If you have missed the initial part of the lecture, make sure you go through this recording and go through the page numbers also which I have mentioned across the lecture, and those page numbers you have to cover. You have to write all things 3 times and you have to then attend the next lecture. Okay, take care, bye bye, see you next time. Thank you sir. Thank you sir. Thank you Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir.